हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आरिफ खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों पे सुरक्षित होंगे, अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। जैसा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ चुके हैं, सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो हम सब कहीं ना कहीं पे अपनी चीज़ों पे मजबूर हैं, अपने घरों में कैद हैं, सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हैं। तो अभी उसी बीच में छत्तीसगढ़ सरकार ने, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक नई पोस्ट निकाली है जिसके नाम है मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक, जिसका एग्ज़ाम सीजी व्यापम द्वारा लिया जाएगा अप्रैल 28 के आसपास। तो इस वक्त में आपका घर पे रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि बाहर निकल कर किसी जगह पर जाना और किसी से मिलना, जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसे में हमने एक छोटी सी कोशिश की है, और कोशिश ऐसी है कि हम इस एग्ज़ाम के आने वाले हर टॉपिक को, इसके सिलेबस को मैक्सिमम तौर पे आपके लिए फ्री में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी परीक्षा की इस तैयारी में कुछ योगदान हमारा हो, और किसी तरह का कोई फ़ीस नहीं है, किसी तरह का कोई हिडन चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल मुफ्त है। आपको सिलेबस बेशक पता होगा, जिसमें आपके 10 नंबर के हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, 10 नंबर के इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स का मैथ्स होगा, 15 मार्क्स की रीजनिंग होगी, 35 मार्क्स का जीएस होगा इंडिया, 15 मार्क्स का करंट अफेयर होगा, 15 मार्क्स का आपका छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज होगा, और 20 नंबर का कंप्यूटर का पेपर होगा। इसके पहले व्यापम ने पटवारी के और रेवेन्यू इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम लिए हैं, उन सभी एग्ज़ाम का पैटर्न लगभग सेम है। तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आपको इस यूट्यूब चैनल के तहत तैयारी कर ही आप हासिल कर सकें। तो उसी सीरीज़ में अगर हम आगे बढ़ें, तो उसी सीरीज़ में हम सबसे पहले एप्टीट्यूड, जो कि 30 मार्क्स का वेटेज रखता है, नेशनल जीके जो 35 मार्क्स का वेटेज रखता है, और साथ में इंग्लिश, इन तीनों की प्रिपरेशन साथ में शुरू करेंगे। करंट अफेयर आप न्यूज़पेपर से या मैगज़ीन से भी कवर कर सकते हैं, उसमें कोई समझाने की चीज़ नहीं होती, पूरा फैक्चुअल पार्ट होता है। तो बेहतर है कि आप उसको कोशिश करें अपने से, और अगर वक्त मिला तो हम ज़रूर उस पार्ट में भी जाकर कुछ हेल्प करने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर के पार्ट भी हम, जो टेक्निकल पार्ट होगा वो भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बट आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन जो ज़रूरत होती है जीएस को एक बार रिकॉल करना, एक स्टोरी वाइज आपके सामने पेश करना, और साथ में मैथ्स की जो ज़रूरत होती है, ख़ास तौर से कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो सब बताने के लिए मैं आज इस यूट्यूब से, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले एप्टीट्यूड की क्लास चालू करना चाहता हूं। और आपने सिलेबस बखूबी देखा होगा, तो सिलेबस बार बार देखते रहिए कि उस टॉपिक में जितनी सिलेबस जितनी चीज़ें लिखी होगी, उसके आगे एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ें, उससे कम भी कुछ ना पढ़ें। जितना सिलेबस में दिया हुआ है उसको आप कंप्लीटली बार बार पढ़ें, उसको बार बार देखें और बार बार रिवाइज़ करें, तो आपके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें सिलेबस आपके सामने आ चुका है, मैंने बता दिया है, आपने ऑलरेडी देखा भी होगा। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं आज से मैथ्स, जिसमें सबसे फर्स्ट टाइम में लिखा होगा कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के टाइप्स कैसे होते हैं, उनके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जब आपको उसके डेफिनेशन मालूम चल जाएंगे तो आप बिल्कुल उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो उसी सीरीज़ में अगर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम देखते हैं कि पहला पार्ट क्या था, तो उसमें आपके सामने कुछ 5 या 6 किस्म के नंबर्स आपको बताए जाएंगे, आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे टाइप्स ऑफ नंबर्स में होते हैं, सबसे पहले दिया गया होगा उसमें प्राकृत संख्या, मतलब नेचुरल नंबर, फिर दिया होगा पूर्ण संख्या जो होता है होल नंबर, फिर पूर्णांक होगा, इंटीजर है, फिर अपरिमेय और परिमेय, रैशनल नंबर, और साथ में वास्तविक संख्या, जिसका मतलब होता है रियल नंबर। तो ये 6 तरीके के नंबर्स होते हैं। क्या हैं, इसका एग्जाम्पल कैसे होता है, इससे क्वेश्चन कैसे आपसे एग्जाम पूछे जाएंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको आज यहाँ स्टार्ट करूँगा। इसी तरह सीक्वेंस वाइज चलेंगे, तो हम इंग्लिश के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंग्लिश के भी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, साथ में जीएस से क्वेश्चंस को मैं आपको सीक्वेंस में रिकॉल कराऊंगा कि पॉलिटी के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, हिस्ट्री क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो ये सब हम सीक्वेंस में प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो, तो बने रहिएगा साथ में। हम बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक पे। तो ये आ गया पहला टॉपिक, जहाँ पर लिखा हुआ है 2 टाइप के नंबर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। एक है नेचुरल नंबर और दूसरा है होल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या, होल नंबर को इंग्लिश में कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या दोनों में फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होते हैं, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिएगा कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप राह चलते कभी किसी से भी, अपने घर पे किसी छोटे से बच्चे से या किसी बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा कि नंबर्स क्या होते हैं, तो वो बोलना चालू कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब उनकी ज़बान में नंबर का मतलब शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट हो जाती है, और सारे आने वाले नंबर क्या होते हैं, आपके नंबर्स होते हैं टोटल। ये उनके लिए होता है। कभी भी 0 से शुरू कोई नहीं करता। तो नेचुरली जो हमारे अंदर आता है,
ठीक है, तो वो नंबर जो है वो शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। तो ये क्या हो गया आपका नेचुरल नंबर। ये एक तरीका था याद करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी, ये सब क्या हो गए, ये नंबर हो गए नेचुरल नंबर। लेकिन ज़ीरो की अहमियत क्यों होती है हम सब बेहतर समझते हैं। अगर नेचुरल नंबर को 9 तक हमने ले जाके रोक दिया, आगे के नंबर्स क्या हो सकते हैं, 9 के बाद क्या नंबर आएगा, 9 के बाद 10 आएगा ना। तो 10 नहीं था पहले, क्यों, क्योंकि ज़ीरो के बारे में हमने वहाँ पर आपसे कोई बात कही नहीं। हमने शुरुआत की 1 से लेके एंड कहाँ पे कर दिया, 9 तक कर दिया, आगे 10 आया, मतलब वहाँ पर ज़ीरो भी आया। तो जब उस ज़ीरो में उस लिस्ट को शामिल किया जाता है तो वो 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी बन जाता है। लेकिन अगर ज़ीरो को शामिल नहीं किए बिना अगर मैंने काउंटिंग स्टार्ट की 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी, तो वो क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। जब वहाँ पर ज़ीरो शामिल कर दिया, होल मतलब सारा का सारा, इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो इन्हीं से मिलकर बने होंगे। ये इसी से शुरुआत हुई होगी, 0 से लेके 9 तक के डिजिट को इस्तेमाल करके ही हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड के सारे नंबर जितने भी इस पृथ्वी में एग्जिस्ट करते हैं वो सभी नंबर्स बनते हैं 0 से लेके 9 तक। और इसीलिए होल नंबर शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। और नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये 2 एग्जाम्पल थे पहले, नेचुरल नंबर और होल नंबर के लिए, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। आगे बढ़ेंगे, 2 संख्या और आएंगी, परिमेय और अपरिमेय संख्या। इसी लिस्ट में आगे बढ़ते हुए हमको नंबर मिलते हैं कौन से, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, हिंदी में कहेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहली बात की डेफिनेशन क्या होता है, किसी भी टाइप्स ऑफ नंबर्स की अगर कोई भी टाइप पर अगर आप डेफिनेशन जानते हैं तो आप उसे कहीं से भी उठाकर पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर जानने के पहले आपने कुछ एग्जांपल याद किए, तो हर चीज़ वो एग्जांपल में नहीं मिलेगी। अगर आपने डेफिनेशन याद कर लिया तो उस डेफिनेशन के उस फ्रेम में आप देखिए कौन सा नंबर इस डेफिनेशन को जस्टिफाई करता है नहीं करता है। जो जस्टिफाई कर रहा होगा वो रैशनल होगा, जो नहीं कर रहा होगा इर्रेशनल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे डेफिनेशन देख लेते हैं रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर होता क्या है, रैशनल नंबर बोलोगे ए नंबर विच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म, एक ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सके। बट एक कंडीशन है, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म प्रोवाइडेड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पर Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ Q शुड नॉट बी 0। फॉर एग्जाम्पल 1/2 अग्री, यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये Q जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा। 3/4 अग्री लिख सकते हैं, 9/10 लिख सकते हैं, 0/8 बिल्कुल लिख सकते हो, आंसर 0 आएगा। लेकिन 8/0 आप नहीं लिख सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। अगर इसकी वैल्यू हम देखें तो ये हो जाएगी इन्फिनिटी, इसका रिजल्ट में नहीं मिल सकता। तो कोई भी नंबर जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिखें बशर्ते Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगा रैशनल नंबर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप आगे बढ़ें तो 22/7 इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में 22/7 भी आप लिख सकते हैं। ये मैंने स्पेसिफिकली क्यों मेंशन किया, आगे मालूम चलेगा। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर क्या होंगे, जो नंबर रैशनल नहीं होंगे वो क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। एक तरीका ये भी है। और दूसरा ये कि जिस नंबर को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, विच कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म, वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब आप समझिएगा, 0.5 लिखा मैंने, ये आपका डेसिमल है। इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, आप लिखते हो 5/10 मतलब 1/2, ये बात की बात है। 5/10 क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट है, इसीलिए आपने एक 10 यहाँ पे नीचे उतार के रख दिया। तो अब इसके P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर लिख दिया मैंने 0.515, तो आप क्या करोगे, इसे 515 डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है तो नीचे में 3 0 आ जाएंगे, अग्री। लेकिन जिसको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो वो कैसे हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रैशनल नंबर नहीं है वो इर्रेशनल है, मतलब √2 √3 ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। क्यों आपको, लेकिन आप कहेंगे कि मुझे वैल्यू पता है √2 की, वो कितनी होती है 1.414, बट ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे 3 डेसिमल के पॉइंट तक रोक देते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू आगे चलती जाती है और ये एंडलेस होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है। जब मुझे इसका फाइनाइट नंबर मुझे नहीं पता कि पॉइंट के कितने डिजिट होने वाले हैं, तो मैं उसके डिनोमिनेटर में उतने 0 नहीं लगा सकता हूँ, इसलिए मैं उसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा। हैंस √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर बट एन इर्रेशनल नंबर। √3 भी वही है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसके लिए पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7। ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल करते हैं मेंसुरेशन में या ज्योमेट्री में, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 3.14152।
इनफाइनाइट टाइम तक ये चलते रहती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। लेकिन एक और एग्जांपल है, आप देखेंगे कि 1/3 है, 1/3 अगर आपने इसको डिवाइड किया तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 0.33333 अप टू इन्फिनिटी। ये कहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये ख़त्म ही नहीं हो रही है, ये टर्मिनेट ही नहीं हो रही है, लेकिन ये क्या है, ये रिपीटेशन में आ गई है, तो ये क्या हो जाएगा 0.3 बार। तो 1/3 इसका डेसिमल लास्ट वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि हर बार कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। ये रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा, डेसिमल होगा, इसीलिए ये भी किसके अंदर आएंगे, ये भी रैशनल नंबर के अंदर आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1.414 के बाद 414 बार बार रिपीट नहीं होगा, ये अलग अलग वैल्यूज आपको मिलना चालू हो जाएगी, और ये वैल्यू कहाँ तक मिलेगी, इन्फिनाइट टाइम तक मिलेगी। तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि कब तक ये वैल्यू चलेगी, और मैं उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा। इसीलिए √2 इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल एंड पाई इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। पाई और √2 √3 जितने भी रूट वाली टर्म्स होती हैं वो सब अपरिमेय संख्या के सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसे हम कहते हैं हिंदी में अपरिमेय संख्या, इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर और ये इर्रेशनल नंबर। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। अब आप कोई भी नंबर को इस डेफिनेशन के फ्रेम में रखिएगा, जो जस्टिफाई कर रहा होगा वो रैशनल हो जाएगा, जो नहीं कर रहा होगा वो इर्रेशनल हो जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब बढ़ेंगे आगे, जो बाकी बचे हुए नंबर हैं, इंटीजर्स में इंटीजर्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं, आगे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर ये टॉपिक खत्म होगा। थैंक यू सो मच। अब इसी सीक्वेंस में चलते हैं लास्ट की 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स, और वो है इंटीजर जिसे हम कहते हैं हिंदी में पूर्णांक, और दूसरा रियल नंबर जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। अब ये दोनों होते क्या हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहली बात, एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। अब किसी ने मुझे 2 चॉकलेट दी तो मैं क्या लिखूंगा उसमें, 2। मुझसे किसी ने 2 चॉकलेट ले ली तो मैं क्या लिखूंगा, 2। मतलब दोनों ही केस में जो फिगर्स है वो सेम है, लेकिन एक बार जब किसी ने मुझे 2 चॉकलेट और दी तो मेरे पास हो गई 7 चॉकलेट्स, जब मुझसे किसी ने चॉकलेट ली तो मेरे पास हो गई 3 चॉकलेट्स। लेकिन इस सिर्फ नंबर लिखने से मैं ये क्लियर नहीं हो रहा हूँ कि कौन से वाले पार्ट में मेरे से चॉकलेट ली जा रही है और कौन से वाले पार्ट में मुझसे चॉकलेट दी जा रही है। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमने इसमें प्लस और माइनस लगाया, ठीक है। हमने इसमें प्लस और माइनस लगा दिया। जब मुझे 2 चॉकलेट मिल रही है तो ये प्लस होगा, जब मुझसे 2 चॉकलेट जा रही है तो सामने क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे ये सीक्वेंस बन रही है, कहीं ना कहीं पे नंबर्स का ये पार्ट होगा कि एक ही नंबर को आप बढ़ाने के लिए भी और घटाने के लिए भी, इंक्रीज़ करने के लिए भी और डिक्रीज़ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझ में क्या आ गया कि यहाँ पर ये सीक्वेंस बढ़ जाती है, यहाँ पर ये जो सीरीज़ है ये बढ़ जाएगी। अब तक हमने देखा था 1 2 3 4 5 ये नंबर्स हमने देखा था, लेकिन जब हम 0 और माइनस के टर्म में आगे बढ़ते हैं तो ये अप टू -इन्फिनिटी एंड दिस अप टू इन्फिनिटी। तो इंटीजर्स क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए पूर्णांक, मतलब माइनस वाले नंबर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा अप टू -इन्फिनिटी, और प्लस वाले साइड में +इन्फिनिटी तक जाएंगे तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक के सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे, इंक्लूडिंग 0। तो आप ये कह सकते हो कि इंटीजर हुआ क्या, इंटीजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड माइनस। मतलब 0 के लेफ्ट में पूरे टर्म माइनस वाले हो जाएंगे, 0 के राइट में सारे टर्म प्लस वाले हो जाएंगे, 1 2 3 दोनों तरफ चलता रहेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज इस छोटी छोटी बात पे होते हैं कि मान लीजिए नंबर लिखा है -7 और -6, दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, विच इज़ द लार्जर नंबर। तो अब आप कंफ्यूज क्यों होते हैं, जब 0 से आप चलेंगे उसके आगे -इन्फिनिटी की ओर, जब आपकी डायरेक्शन इस तरफ होगी तो आने वाले हर नंबर जो होंगे वो छोटे होते चले जाएंगे। लेकिन जब आप 0 से राइट साइड चलना चालू करोगे तो आने वाला नंबर क्या होना चालू हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 0 से लेफ्ट में जाएंगे तो सब नंबर आगे छोटे होते चले जाएंगे, 0 के राइट में हर नंबर क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। तो 0 के बाद अगर आप देखें तो पहले आएगा -6 और फिर आएगा -7। तो इस कंडीशन में -6 जो होगा वो -7 से बड़ा होगा। लेकिन जब सामने प्लस लग जाएगा तो यहाँ पर 7 जो होगा वो 6 से बड़ा होगा। तो ये बात से आप कन्फ्यूजन अपनी दूर कर लीजिएगा कि 0 से लेफ्ट में अगर आप जाते हैं तो नंबर्स छोटे होंगे, लेकिन 0 से अगर आप राइट की तरफ मूव करते हैं तो आपके नंबर्स जो होंगे उनकी वैल्यू बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, विच इज़ लार्जेस्ट, -7 -6 -9 -10। तो हमें लगता है कि जो नंबर बड़ा है तो वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता, माइनस में ऐसा इसका उल्टा हो जाता है। अब बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर मतलब
रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर, ठीक है। जहाँ पर आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को लिख लेते हैं, वही क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। मतलब 1/2, 1/3, √2, √3, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब आपके रियल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी कि रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो ये सारे आपके थे टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब बेसिकली इसे क्वेश्चंस कैसे होते हैं आप ये देखेंगे इनके क्वेश्चन में कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको सॉल्व करने के लिए आपको आगे के एडवांस टॉपिक जैसे कि एलसीएम, एचसीएफ मतलब लघुत्तम और महत्तम, रेशो प्रोपोर्शन, ये सब के क्वेश्चंस आपको, ये सब के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। तो हम इसी स्पीड से आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड होंगे उसको आपको मैं बताऊंगा ज़रूर, लेकिन सॉल्व करने के लिए मुझे एलसीएम और एचसीएफ बताना पड़ेगा। हम वो समझने के बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट भी धीरे धीरे आपको मिलना चालू हो जाएगा, उससे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेकिन कुछ नंबर से कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। आगे चलते हैं नेचुरल नंबर के कुछ कंसेप्ट पे और कुछ फॉर्मूलेज पे। नेचुरल नंबर के कुछ फॉर्मूले होते हैं, उस पर कुछ बेस क्वेश्चन होते हैं, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, मतलब प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो हमें पता है कि जो सबसे शुरुआत कहाँ पे होती है, 1 से शुरुआत होती है। तो 1 2 3 कहाँ तक जाना है, मुझे 10 तक जाना है। तो 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर्स को जोड़ दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 55। लेकिन अगर यही रेंज बढ़ा दी गई, फॉर एग्जाम्पल पूछा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 50 मतलब शुरुआत होगी 1 से ख़त्म होगा 50 तक। तो 1 से लेके 50 तक सभी नेचुरल नंबर के को जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन ऐसा करने से कहीं ना कहीं पे आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, और टाइम बहुत कीमती होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो ये सिर्फ मंडी के लिए नहीं, मंडी निरीक्षक के लिए नहीं, लेकिन सभी एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, चाहे स्टेट लेवल के हों या सेंट्रल लेवल के हों, सारे एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक्स बहुत यूज़फुल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। तो उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मुझे आसानी से एक फॉर्मूला मिल जाए तो वो बेहतर होगा। तो अगर आपके साथ पूछे कि पहली 10, पहली 50, पहली 100, पहली 1000, पहली 10,000, तो कितनी भी नंबर्स के बारे में पूछे, लेकिन फर्स्ट 10, फर्स्ट 50, फर्स्ट 100, फर्स्ट 200 आप कितनी पूछे, तो मैंने मान लिया कि वो फर्स्ट n, प्रथम n संख्याओं की बात हो रही है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपका ये इस तरीके का अगर इक्वेशन दिख रहा होगा, तो इसको सॉल्व करने डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा जाए फर्स्ट 50, तो क्या करिएगा, ये कहाँ तक जाएगा, सॉरी इन्फिनिटी था, ये n था, ये हो जाएगा मान लीजिए 50। तो फॉर्मूले में यहाँ रख दीजिएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 51 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 25, आपका आंसर आ जाएगा 1275। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और इस तरीके से आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करिएगा। पहली 50 तो n की जगह 50 रख दीजिएगा, पहली 100 तो n की जगह 100 रख दीजिएगा, पहली 1000 तो n की जगह 1000 रख दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा अगर आपने कैलकुलेशन सही करी। कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से सोच के कीजिएगा। जितना ज़्यादा कैलकुलेशन होता है मैथ्स में, उतनी ज़्यादा चांस होते हैं क्वेश्चन में गलती होने के और आपका आंसर गलत आने के। तो प्रैक्टिस करिएगा तो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। प्रैक्टिस करिएगा तो ये छोटे मोटे जो एरर आपके पास मिलते हैं कैलकुलेशन में, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर। अब बढ़ते सेकंड क्वेश्चन जो नेचुरल नंबर पर ही बेस्ड है, लेकिन साथ में कुछ और चीज़ उसमें ऐड हो रही है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में था नेचुरल नंबर के, उसी क्वेश्चन में कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई। कुछ तरीके से लिखा होगा, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहली n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। वर्ग मतलब हो जाता है, स्क्वायर किसे कहते हैं, जब किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल 4 का स्क्वायर क्या होगा, जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिला 16, और वो क्या है, 16 जो है वो 4 का वर्ग है, स्क्वायर ऑफ 4 है। वही यहाँ से पूछा जा रहा है। लास्ट वाले केस में 1 2 3 4 अप टू n था। इस वाले केस में उन सभी नंबर्स को तो लिखा गया, लेकिन उनके स्क्वायर निकाल दिए गए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अप टू n का स्क्वायर। तो यहाँ तक के सभी स्क्वायर हैं, उनका आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ये 10 तक अगर कहे, 15 तक कहे, 20 तक कहे, तो हम इसको निकाल सकते हैं, आंसर सीखने के चांसेस है। बट अगर बोल दिया जाए कि फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, तो मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उस समय के लिए अगर मान लीजिए पूछा जाएगा 50 से निकालना है, तो सिंपल आप यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिएगा। n की जगह रख दीजिएगा 50, ये मल्टीप्लाई 50 + 1 हो जाएगा 51,
मल्टीप्लाई 50 इंटू 200 प्लस 1 101 डिवाइडेड बाय 6। सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन सही होगी तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा और कम समय पे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो डिपेंड क्या करता है कि पूछा कितने गया, कितने नेचुरल नंबर, फर्स्ट कितने नेचुरल नंबर। याद रखिएगा इसकी शुरुआत अगर 1 से होगी तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, अगर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 20 से हो रहा होगा तो क्या होगा, ये हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट में। सारे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, थर्ड पार्ट जहाँ पे नेचुरल नंबर के बेस पे कुछ स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्यूब लगा देगा, तो अब क्या फॉर्मूला होगा और किस तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बेस पे थर्ड पार्ट जहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा। स्क्वायर देखा, 2 बार मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर मिल गया। क्यूब की बात करते हैं तो उसी नंबर को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं 4 के क्यूब की तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 64। तो उसी तरीके से यहाँ पर अब अगर बोला जाए कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के क्यूब, तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर उनके क्यूब मतलब पावर होगी 3। अगर 10 तक आ जाए तो थोड़ा सा ठीक है, बना लोगे कोशिश करके, लेकिन अगर ये नंबर बढ़ गए और अगर पूछ लिया भाई 50 नेचुरल नंबर के फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या होगा, तब आपको यहाँ पर 50 तक सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए आसान तरीका है उसका फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उस फॉर्मूले को एज इट इज़ लिख दीजिएगा और उसका स्क्वायर निकाल दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे देखते हैं। मैंने मान लिया n की वैल्यू कितनी पूछी गई आपसे, 50 पूछी गई, तो क्या आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 51 होल डिवाइडेड बाई 2। ये आपको पता था, इसका स्क्वायर निकाल दीजिएगा तो ये हो गया कैंसिल 25 और ये हो जाएगा 1275। इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा और वही प्रॉपर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेचुरल नंबर के 3 टाइप देख चुके हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तीनों के फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये फॉर्मूला बहुत यूज़फुल है। डायरेक्टली क्वेश्चन ना भी आए तो कभी आगे ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे जहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बहुत बुनियादी फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले, इसका याद होना बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन तो आपने देख लिए, कुछ इसके आगे क्वेश्चन जो डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछा जाएगा, इनडायरेक्टली पूछा जाएगा, उन क्वेश्चन को अभी देख लेते हैं फिलहाल आगे, और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, फिर बढ़ेंगे हम दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उसी फॉर्मूले के पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, लेकिन अब क्वेश्चन देखिएगा। पहला लिखा हुआ है 31 + 32 + 33 अप टू 60, इनका सम निकालना है। और दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 31 स्क्वायर, 32 स्क्वायर, 33 स्क्वायर अप टू 60 स्क्वायर, इनका सम आपको निकालना है स्क्वायर करके। बट आप कुछ लोग क्या करते हैं, उसी फॉर्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, n की जगह 60 रख देते हैं और आंसर निकालते हैं, जो बिल्कुल गलत। ठीक है, एकदम वेस्ट एफर्ट, उनका एफर्ट पूरा वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये काम नहीं करना है। आपको ये पता है कि अगर 1 से होता मुझे पता तो ये बिल्कुल मैं इसको सॉल्व कर लेता या कर लेती, लेकिन ये मुझे 1 से पता होता तो मुझे फॉर्मूला पता है, लेकिन यहाँ तो मुझे 1 से पता नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं, आपको जो चीज़ पता है वो कर लीजिए। मुझे कहाँ से पता है, मुझे 1 से पता है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसे 1 2 3 + 30 ऐसा कर लेता हूँ। इसके लिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू 30 स्क्वायर प्लस ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट मुझे तो इसी का फॉर्मूला पता है और मैं इसी को सॉल्व करूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कर लीजिएगा, आपको पता है ना कि अगर 1 से लेकर 60 तक का नंबर लिखे हैं और ये पूरे नेचुरल नंबर है, क्योंकि शुरुआत 1 से हो रही है और बीच में कोई भी गैप नहीं आ रहा है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर अगर मुझे इनका सम निकालना होता तो मैं कैसे सम निकालता। n क्या आ रहा है, 60 आ रहा है, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, 60 मल्टीप्लाई बाय 61 डिवाइड बाय 2। ये कहाँ से निकाला हूँ, ये इस फॉर्मूले से मुझे पता है, इस फॉर्मूले से आ जाएगा। लेकिन ये किसका सम है, ये सम पूरे 1 से लेकर 60 तक का सम है। लेकिन मुझे कहाँ तक चाहिए था, मुझे तो बस 31 से लेकर 60 चाहिए था। तो मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे 1 से लेकर 30 जो लिखा है ना, मुझे चाहिए नहीं। तो अगर मैं इस टोटल में से इस अनवांटेड चीज़ को निकाल दूँ, मतलब तो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे मेरी 5 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट चली गई थी ना, वैसे इस पूरी 60 चॉकलेट में से मैं 30 चॉकलेट को बाहर निकाल लेता हूँ। तो 1 से लेकर 30 तक का जितना भी सम आता होगा उसको बाहर निकाल दीजिएगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक के, 1 से लेकर 30 तक के, ये क्या है, ये फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर का सम है। तो क्या हो जाएगा, ये 30 मल्टीप्लाई बाय 31 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करिएगा, जो आंसर आ रहा होगा वो 31 से लेकर 60 तक के सम का
फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। अगर बात करें मैं इसकी बात करूँ तो सेम तरीका है, फॉर्मूला बस बदल जाएगा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा देखिएगा, 1 से लेके 60 तक के सभी नंबर का स्क्वायर निकाल दिया गया, उनका सम निकाल दिया गया। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको पता है फॉर्मूला, n मल्टीप्लाई बाई n+1 मल्टीप्लाई बाई 2n+1 होल डिवाइड बाई 6। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। n क्या यहाँ पर आ रहा है, 60 आ रहा है, लिख लीजिएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 61 मल्टीप्लाई बाई 121 डिवाइडेड बाई 6। ये कहाँ तक के लिए, ये 60 तक के स्क्वायर के सम है, लेकिन मुझे चाहिए नहीं ना, मुझे तो यही तक के चाहिए बस, 30 तक के, मतलब इसको हटाना है मुझे, तो ये इसके आंसर चाहिए, मुझे ये तो चाहिए नहीं, मेरे लिए अनवांटेड है। तो इनके स्क्वायर का सम को माइनस कर दो, -30 मल्टीप्लाई, 30 क्यों कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट नंबर 30 है, 30 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 61 डिवाइड बाय 6। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पर 30 लिखा आपने, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 30 + 1 हो गया 31, फिर 30 × 2 60 + 1 61 डिवाइड बाय 6। इनको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। और वो फाइनल रिजल्ट किसका होगा, वो 31 से लेके 60 तक के स्क्वायर का सम होगा। इस तरीके से क्यूब के लिए भी आप कर सकते हैं और इसके लिए कर सकते हैं। अगर नेचुरल नंबर में से कोई क्वेश्चन आपको पूछता है तो वो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उसका ये आसान तरीका है। हर क्वेश्चन के लिए अगर आप ट्रिक पे जाएंगे तो ट्रिक इतने याद करने पड़ जाएंगे आपको कि आपको जीएस में भी आपको बहुत चीज़ें याद करनी, तो ट्रिक याद करते करते आपको मैथ्स याद करना पड़ जाएगा, जो याद करना फिजूल है। हमेशा बेसिक्स पे काम करिएगा, ट्रेडिशनल मेथड पे साथ काम कीजिएगा और वो हमेशा आपको सुटेबल रिजल्ट देंगे, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमने सम, ऐड करना, सपरेट करना, डिवाइड करना ये बहुत अच्छे से सीखा है। उसी को थोड़ा सा पॉलिश कर लीजिएगा, आपकी गलतियाँ खत्म हो जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन प्रैक्टिस के बिना ये दोनों चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं है, गलती कम और आंसर परफेक्ट आना। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको आंसर रिजल्ट बिल्कुल सही मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर के कुछ क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि रिलेटेड टू रैशनल नंबर्स हैं, बट वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा अभी, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना पड़ेगा। जब हम एलसीएम और एचसीएफ सीख जाएंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन वो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन देखेंगे अभी इसी के बाद। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो रैशनल नंबर पे बेस्ड हैं और किस तरीके से क्वेश्चन लिखे, मैंने 3 क्वेश्चन का एग्जांपल दिया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का योग निकालें। कौन सी परिमेय संख्या, -8/19 + 4/57, -8/19 एंड 4/57। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, यहाँ पे आपको इसके लिए एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो 19 और 57 का एलसीएम मतलब लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 57, और उस एलसीएम को दोनों ही फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 57 के साथ, अगर आप मल्टीप्लाई बाय 57 और मल्टीप्लाई बाय 57, ये दोनों क्या है एलसीएम है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा किससे, 3 से, ये आ जाएगा आपका -24, फिर ये हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपका +-4। तो -24 -4 कितना हो जाएगा -28 डिवाइडेड बाय 57, ये हो जाएगा आपका सम। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन आपको इसके लिए आपको एलसीएम और एचसीएफ आना चाहिए। आप बेशक जानते होंगे, लेकिन मैंने नहीं बताया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब मैं बता दूं तो मैं आपसे चीज़ पूछ सकता हूं, बट अभी मैंने इसका सोल्यूशन दे दिया है। अगर आपको ये आता है तो बेहतर है, नहीं आता है तो मैं आपको इसको आगे समझाऊंगा। अब यहाँ पे लिखा गया है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 3/8 टू गेट -1/24। 3/8 में किस संख्या को जोड़ा जाए ताकि मुझे -1/24 प्राप्त हो। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू, किसमें 3/8 में, 3/8 में मुझे क्या ऐड करना है। मैंने लगा दिया यहाँ पर, मुझे पता नहीं क्या ऐड करना है। तो जो पता नहीं होता है वो मैथ्स में x हो जाता है, चाहे पहले का मामला हो या मैथ्स में हो, वेरिएबल पे आप x ले लेते हैं, जो पता नहीं होता उसके बारे में। तो क्या मिलना चाहिए मुझे, बराबर इतना मिलना चाहिए, -1/24। ठीक है, तो क्या करें भाई, जो वेरिएबल है उसे एक तरफ छोड़ दें और जो कांस्टेंट नंबर है उसे एक तरफ ले आओ। तो इसको मैंने यहाँ पे x को छोड़ दिया, इसको x यहीं रह लो, तो ये चले जाओ -1/24, ये तो यहीं पे रहेगा। लेकिन 3/8 को अपनी एक्स्ट्रा पावर इस्तेमाल करके उछलना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो जब इसे यहाँ से मूव करना है तो ये तो पहुँच तो जाएगा ज़रूर, लेकिन अपनी कुछ चीज़ को छोड़कर, साइन को छोड़कर, अपना साइन जो पॉजिटिव था वो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 24 और इसका एलसीएम होता है 24। अब दोनों ही टर्म के साथ में उस एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ में, ये कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा -1 ही रह जाएगा, और ये कैंसिल हो कितना हो जाएगा 3, तो माइनस कितना हो जाएगा 9, तो क्या आ गया -10/24।
देखिएगा आपके ऑप्शन में अगर -10/24 है तो बेहतर है, नहीं है तो इसको कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा, -5/12। तो क्या जोड़ा आपने, 3/8 में आपने -5/12 को ऐड किया, तब जाकर आंसर कितना मिला होगा, -1/24। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर 4/9, ये 4 रैशनल नंबर दिए गए, दी गई निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज द स्मॉलेस्ट, कौन सी, 4/9, -5/6, -7/12 और -11/24। इन सब में से कौन सबसे छोटी है। इस क्वेश्चन को होल्ड करिएगा, एलसीएम और एचसीएफ जब पढ़ेंगे और रेशो प्रोपोर्शन जब पढ़ेंगे तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, मिडिल नंबर कौन सा है, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, जो भी क्रम वगैरह होते हैं ये सारी चीज़ हम पढ़ लेंगे एलसीएम और एचसीएफ के टाइम पे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है कि आपने आज क्या सीखा। आपने सीखा आज नेचुरल नंबर, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक मतलब इंटीजर, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या मतलब इररेशनल नंबर। ये 6 नंबर्स देखे। नेचुरल नंबर के टाइप देखा, नेचुरल नंबर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो देखे, रैशनल नंबर पे बेस कैसे क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं वो आपने देखा। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो आप इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं आप करिए। कोई बुक अच्छी इस्तेमाल करिएगा, उसमें सारे क्वेश्चन होते हैं। सोल्यूशन में मत जाइएगा, अपने दिमाग से काम कीजिएगा, सॉल्व करिए। नहीं बनेगा तो आपको इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे जो कॉन्स्टेंटली चल रहा होगा इस साथ में आपके इस वीडियो के, आप वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके की समस्या होगी, डाउट होगा, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी कोर्स से रिलेटेड, आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको बहुत जल्द से जल्द उसका रिप्लाई किया जाएगा, सोल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी और की हेल्प हो सके जो ज़रूरतमंद हो, जिसके पास आप जो कहीं नहीं पहुंच सकता प्रिपेयर करने के लिए, हम वहां तक पहुंच सकते हैं उसकी प्रिपरेशन कराने के लिए, ताकि इस एग्ज़ाम में कंपटीशन बना रहे और लोग मेहनत करके और प्रैक्टिस करके तैयारी करके एग्ज़ाम में बैठे, ना कि सिर्फ फॉर्म भर के एग्ज़ाम में बैठ जाएं। तो ये वीडियो कोशिश कर रहा हूँ मैं इस वीडियो पे कि ये वीडियो थोड़ा सा आपके लिए यूज़फुल हो। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप कुछ बेसिक चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, आप वो समझ पाएँ। नहीं समझ पाते तो कमेंट करिएगा या फिर आप मैसेज कर दीजिएगा। आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, आप फ्री टू आस्क हैं। आप अपने राइट्स का इस्तेमाल करिएगा और पढ़ते रहिएगा, कोशिश करते रहिएगा। इसी के साथ कुछ देर के बाद आपके पास इंग्लिश के वीडियोस भी आ जाएंगे। और आज जो टॉपिक चालू होगा जीएस में वो है पॉलिटी, आपका राज्य व्यवस्था। उसके क्वेश्चन भी आपको, उसके टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।